वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और आज हम लोग 28 मार्च के करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। आप सभी लोग मेरे साथ बैठ के नोट्स बनाओ प्रॉपर। जो भी स्टूडेंट्स इसको डेली फॉलो करते हैं, बहुत बहुत अच्छी बात है। आप बहुत अच्छे से अपना तैयारी जो है वो कर रहे हो। लेकिन आप इसके साथ साथ मेरा सजेशन आपको एक और ये है कि आप लोग बैठ के साथ में जो वीकली करंट अफेयर्स होते हैं और जो प्लेसेस इन न्यूज जैसे जो टॉपिक्स होते हैं ना, इसको भी याद करो। देखो क्या होता है कि अगर आप ये टॉपिक्स को मिस आउट कर दोगे ना तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो टॉपिक्स भी उतने ही जरूरी हैं। ठीक है, वैसे तो हम कर ही रहे हैं डेली वाले। ठीक है, आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तब भी आप ये वाली पीडीएफ को ज्वाइन कर सकते हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी आप चाहो तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करो, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर आपको बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ठीक है, तो अपने पास कंटेंट कंटेंट की कमी नहीं है कुछ भी, कंटेंट बहुत है। अब आपको इसके लिए पढ़ाई करनी है। ठीक है अपना, अब होली हो गया, फेस्टिवल सब हो गए हैं। अब अपने को प्रॉपर तरीके से स्टार्टिंग से एंड तक पूरी की पूरी तरीके से पढ़ाई करनी है। तो आप लोगों को मैं एक जो सजेशन यही दूंगी बीइंग अ टीचर, कि पढ़ाई को अपना बिल्कुल मत छोड़ो। पढ़ाई की रेगुलरिटी को पूरी तरीके से मेंटेन करते चलो। ठीक है, रेगुलरिटी मेंटेन करोगे, बहुत फायदा मिलेगा और सारी चीजें बहुत मैनेज्ड तरीके से आपकी हो जाएगी। समझ रहे हो सभी लोग? तो आप लोग इसको देखो कि आपने कैसे इसको मेंटेन करना है, कैसे चलाना है। ठीक है, चलो देखो भाई, आज के टॉपिक्स कौन से हैं। सीसीएमएस और संकलन, पोल्ड लेबर बड़ा जरूरी पॉइंट है, इलेक्टोरल कंडक्ट, एयर क्वालिटी, इंडिया का फ्यूचर। देखो सबसे पहला जैसा सीसीएमएस और संकलन ऐप है, अब क्या हो रहा है कि इंडिया ने, जो हमारी इंडिया में एक टेररिज्म के अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काम देखती है सारा कुछ, इंडिया की बात कर रही हूँ मैं, वो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन सिस्टम एजेंसी। उन्होंने यहाँ पर क्या डिजाइन किया है, जो जस्टिस प्रोवाइड करते हैं ना क्रिमिनल केसेस में, टेररिज्म के केसेस में, इसमें हम लोग एक अच्छे तरीके से पूरा जस्टिस प्रोवाइड करेंगे, ऐसा उन्होंने बोला है। ठीक है, तो क्रिमिनल केस मैनेजमेंट सिस्टम करके उन्होंने सीसीएमएस करके एक पूरा लॉन्च करा है। ये सीसीएमएस जो है एनआईए ने बनाया है, जो कि हमारे, जो हमारी कॉर्पोरेशन और यूनियन होम मिनिस्टर है, एक ही व्यक्ति हैं दोनों। कौन है वो दोनों? वो दोनों है अमित शाह, राइट। इस तरीके से उन्होंने स्टार्ट करा सीसीएमएस करके, एक यूजर फ्रेंडली, एक ये पूरी ऐप है, ब्राउजर है, पूरा सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है। यहीं पर सारी चीजें इन्वेस्टिगेट करना है, ऑर्गेनाइज करना है, कैसे करना है, क्या चीजें होंगी, सब चीजें यहीं पर ही पूरा एक तरीके से बना दिया है। इसे संकलन ऐप कहते हैं। ठीक है, संकलन। तो यहाँ पर सारे के सारे एक तरीके से गाइड मिल जाएगी हमारे सारे के सारे लॉज की। ठीक है, ओल्ड और न्यू लीगल हमारे जो प्रोविजंस होते हैं, उन सभी के ऊपर हमें सारी इंफॉर्मेशन जो मिल जाया करेगी वो यही मिल जाया करेगी। समझ रहे हो सब लोग इस बात को? तो मतलब ये मैं आपको समझा रही हूँ कि आपको इस तरीके से लर्न करनी है सारी बातें। ठीक है, ऐसी सभी तो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी जाती है, यही बातें तो पूछी जाती हैं एग्जाम में। सो आप लोगों को लर्न करना है ये सारी चीजें, इनको आप अच्छे से पढ़ोगे, लर्न करोगे, लिखोगे कि ऐसा ऐसा है, ये चीजें हैं। सो एग्जाम में बस ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, अब मैं बात करती हूँ एनआईए में। थोड़ा सा और चीजें इन्होंने बनाया है, एनआई के नए ऑफिसेज बनाए हैं, एक जम्मू कोची में बनाया है, ताकि एनआईए के ऑफिसर्स को आप प्रॉपर टेररिज्म के ऊपर, हर चीज के ऊपर ध्यान दिया जा सके। तो आपको क्या याद रखना है कि संकलन ऐप आई है और सीसीएमएस लॉन्च किया गया है, जो कि टेररिज्म और इन सब चीजों के ऊपर पूरा फाइट रख सकता है, क्योंकि इंडिया बहुत अगेंस्ट रहा है टेररिज्म के। पहली बार नहीं, पहली बार ऐसा नहीं हो रहा कि इंडिया इस चीजों पे देख रहा है, इंडिया हमेशा से ही टेररिज्म के अगेंस्ट रहा ही रहा है। हमेशा ही कुछ ना कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं इंडिया ने, जिसके थ्रू हम लोग ये चाहते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे टेररिज्म को एंड कर दिया जाए। ये हम हमेशा से करते आए हैं। तो बस उसी के पहल के लिए इंडिया के अंदर स्पेशली इस चीज को स्टार्ट किया गया, तो ये जरूरी भी था इंडिया में स्टार्ट करना, राइट।
मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, कोई बुराई नहीं है इसके अंदर। ठीक है। तो आप ये रीड आउट कर सकते हो कि ऐसा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, फोर्स्ड लेबर का। अब आप लोग जानते हैं फोर्स्ड लेबर बंधुआ मजदूरी कहते हैं जिसको। जबरन मजदूरी अगर कोई किसी से करवाता है तो वो भारत के संविधान की अगर मैं बात करूं तो हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 23 फंडामेंटल राइट्स में ये पूरे तरीके से बैंड है या नहीं है? सुना है आप लोगों ने? बिल्कुल सुना होगा, जिसमें भी बच्चे ने यहाँ पर पॉलिटी पढ़ी हुई है उसको ये पता होगा। तो ये चीज के ऊपर ही पढ़ रहे हैं। आईएलओ जो कि बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, 1919 के वर्ल्ड वॉर वन के बाद, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के बाद बनाई गई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। और आईएलओ मतलब तरीके से पूरे इंडिया में जितने भी ये होती है ना चीजें, ये वाली लेबर से जुड़ी हुई सब चीजों के ऊपर ध्यान देती है, और जरूरत भी है, बना और कौन ही देगा। तो भाई इन्होंने ये बताया, फोर्स लेबर का इन्होंने डेटा बताया कि 27.6 मिलियन पीपल हैं, जो कि 2021 में एक दिन में, मतलब बात हो रही प्रत्येक दिन में इतने लोग जबरन मजदूरी कर रहे हैं। भाई बहुत ज्यादा बड़ी बात है। मतलब कि 1000 में से 3.5 लोग ऐसे हैं जो इन चीजों में फंसे हुए हैं। और ये पहले के समय से ज्यादा अब बढ़ गई है, इसमें ऐसा बताया गया है कि ये कम नहीं हुई है, ये और ज्यादा बढ़ चुकी है। तो ये मेरे हिसाब से, मतलब आप भी लगो, आप भी पढ़ोगे आपको भी लगेगा यार ये गलत हो रहा है ना? तो वही चीज है जो इन्होंने बताया इधर। अब इसके बाद और इन्होंने क्या क्या डेटा बताया और क्या क्या चीजें थी वो भी देख लेते हैं। इन्होंने बोला भाई फोर्स्ड लेबर जो है उसकी वजह से इलीगल प्रॉफिट्स होते हैं, लोगों को 37% प्रॉफिट्स बढ़ गए हैं। लोग जबरदस्ती तस्करियां करने लग गए हैं, बहुत ज्यादा तस्करियां होने लग गई हैं आज के टाइम पे, बहुत ज्यादा। लोग जो है ना, मतलब वही सेल करना लोगों को, मतलब बहुत गलत गलत चीज होती है, मैं क्या ही बताऊँ अब। आपको भी पता है, आप देखते हैं ना सब लोग, मतलब कभी तो देखा ही होगा, चाहे आपने नहीं भी देखा हो आइडिया तो होगा ही ना। सावधान इंडिया, है ना? वो सब देखा हुआ है ना, तो बस वही चीज है ये। तो यूरोप, सेंट्रल एशिया सब में प्रॉफिट बढ़ते जा रहे हैं। तो भाई फोर्स्ड लेबर जो है ना, वो जबरदस्ती काम करवाना, किसी से कह के कुछ लाए थे करवा कुछ रहे हैं काम, तो वो प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है। तो ये है कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो लोग गरीब होते हैं उनके साथ शोषण ज्यादा किया जाता है। ह्यूमन डिग्निटी के बिल्कुल अगेंस्ट है, मतलब लोगों का दिल भी कैसे कर जाता है यार ऐसे गलत काम करने के लिए। तो वही है कि इसको स्टॉप करने के लिए जो है थोड़ा सा मेजर्स लेने की जरूरत है। जब भी आप किसी को भी काम पे रख रहे हैं किसी भी तरीके से, तो फेयर तरीके से रिक्रूटमेंट होनी जरूरी है, सही तरीके से, है ना? थोड़ी रिकमेंडेशन सही तरीके की होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी बढ़नी चाहिए। और हिस्टोरिकली अगर मैं बात करूँ तो पहले भी ये चीजें होती थी, यानी कि आज ही हो रही है, पहले भी होती थी। पहले तो स्लेव सिस्टम कितना होता था, आपने पढ़ा ही हुआ हिस्ट्री, है ना? मॉडर्न हिस्ट्री आपने पढ़ी है, स्लेव सिस्टम एंड किया गया था। उसके पहले भी मेडिवल में कितना चलता था, है ना? मुगल्स के टाइम पे, या और भी बहुत सारे, ऐसा नहीं कि एक सिंगल डायनेस्टी कुछ है, नहीं, बहुत सबके टाइम पे स्लेव सिस्टम चलता था। इवन जो मामलुक डायनेस्टी है उसको स्लेव डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो भाई ये चीजें बहुत ज्यादा है। अब ये भी बताया गया भाई इंडिया के अंदर कि जो बिहार शुगर केन वाली जो हमारी जो सॉरी, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, पंजाब और यूपी वाली जो एरिया है, वहां पे शुगर केन जहाँ पे प्रोड्यूस होता है, वहां पर भी सबसे ज्यादा चाइल्ड लेबर और फोर्स लेबर रहती है। चाइल्ड लेबर आपको पता है आर्टिकल 24, फोर्स लेबर आपको पता है आर्टिकल 23। ठीक है। मतलब वही होता है कि चाइल्ड जो है वो पेरेंट्स की फील्ड में हेल्प करा रहे हैं जाके, मतलब काम ना करके, अपना पढ़ाई ना करके ये काम करते हैं। तो सरकार ने इसके ऊपर स्टार्ट भी किया है, चाइल्ड लेबर के ऊपर तो किया ही है गवर्नमेंट ने काफी सारी चीजें। ठीक है। एमजी नरेगा स्कीम को स्टार्ट किया, राइट टू एजुकेशन एक्ट स्टार्ट किया, मिड डे मील स्कीम स्टार्ट करी, काफी सारी चीजें स्टार्ट करी हैं। इंडिया गवर्नमेंट ने आईएलओ के जो बहुत सारे कन्वेंशन होते हैं, 138, 182 को भी साइन कर दिया, ताकि कल को ये सब चीजें हम लोगों को स्टॉप करने पे मजबूर हो जाए इंडिया। और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ आर्टिकल 23, 24, ये मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा एक्ट्स भी है, जरूरी नहीं सिर्फ आर्टिकल में लिख के छोड़ दिया। बॉन्डेड लेबर एक्ट भी बना हुआ है, चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट एक्ट भी बना हुआ है, तो ये एक्ट्स भी बने हुए हैं ताकि ये सब चीजों को कंट्रोल किया जा सके, बच्चे लोग यहाँ पर केमिकल प्लांट्स और एक्टिविटीज में जाके काम ना करें। तो बस वही चीजें हैं। ठीक है भाई। सो ये आप पढ़ सकते हो यहाँ पर।
तो सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करें, लीगल फ्रेमवर्क की कैसा तैयार हो जाना चाहिए जिसके तहत, जिसकी हेल्प से हम लोग प्रॉपरली सब चीजों को एस्टैब्लिश कर सके। है ऐसा नहीं कि लीगल फ्रेमवर्क नहीं है, पर उसको इम्प्लीमेंटेशन करने की सही तरीके से जरूरत है ना। लोगों को अवेयर करो, बच्चों को अवेयर करो। हुआ है, मैं ये नहीं बोल रही कि जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन में फोकस नहीं हुआ, चाइल्ड लेबर कम नहीं हुई, हुई है, बिल्कुल हुई है। बहुत सारे एनजीओ ने भी काम किया। मैं कुछ एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको। जैसे कि बचपन बचाओ आंदोलन, बहुत ही बढ़िया एनजीओ काम करता है। केयर इंडिया तो बहुत ही फेमस है, बहुत बड़ी ब्रांच है इसकी इंडिया में। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन है। इन्होंने चाइल्ड लेबर के लिए खूब काम किया, साथ ही साथ इन्होंने फोर्स लेबर के लिए भी काम किया, कि लेबर वर्क में पूरा देखते हैं। तो ऐसा नहीं कि इन्होंने सपोर्ट नहीं किया, हेल्प नहीं करी है, बहुत सारी हेल्प करी है। बट वही है कि हेल्प करने के साथ साथ चीजों को इन्होंने, मतलब वो है कि सरकार को भी इसमें पूरी हेल्प करने की जरूरत है। ठीक है, तो सरकार भी इसमें अगर हेल्प करेगी प्रॉपरली, तो एक तरीके से बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें यहाँ पर सेटल डाउन हो सकती है। क्लियर हुआ? तो ये है आपका पूरा एक आर्टिकल्स वगैरह सारी चीजें। तो आप लिख सकते हो, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, इनको आप नोट कर लो, इनको आप लिख लो। ये सारे फैक्चुअल डिटेल्स, सारी चीजें जो है आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा क्वेश्चन आते हैं इनके ऊपर, लिख लेना, लर्न कर लेना। और बस मैं यही कहूंगी कि जितना बताया जा रहा है आपको उसके बारे में एटलीस्ट सुन लो सारी बातों को। आपका कुछ भी मिस आउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर। अगर आप मिस आउट करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं आपके पास पढ़ने के लिए। मुझे भी पता है यार, बच्चों पे कितना प्रेशर होता है, उनको ये भी पढ़ना, उनको ये भी पढ़ना, बहुत सारी चीजें हैं यार। अगर आप यूपीपीसीएस या यूपीएससी या किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी करो जिसमें सब कुछ मिक्स आता है, तो उसमें बहुत पढ़ना पड़ता है अपने को। तो बस वही है कि अपना पढ़ने पे ध्यान देना है हम सबको। ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं, इलेक्टोरल कंडक्ट। आपको पता है 2024 के लोकसभा के इलेक्शंस आने वाले हैं। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जिसे आचार संहिता कहते हैं, वो लागू हो गया है। आचार संहिता के बारे में जो है वो हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा गया, लेकिन इलेक्शंस के समय ये चीज हो जाती है। राइट, तो वही चीज है। अब यहाँ पर भी आगे देखेंगे, एमसीसी काफी सारी चीजें जो है वो लेकर के आया है। एमसीसी यहाँ पर इलेक्शन कमीशन लागू करती है जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं उससे जस्ट पहले। ये एक सहमति का डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर के कहती है कि भाई हम लोग इलेक्शन के समय, इलेक्शन से पहले ये फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, ऐसा होता है ना कि भाई आप स्कूल में भी जाते हो किसी, आपके स्कूल में भी तो होता है ना एमसीसी फॉलो करने का। ऐसा थोड़ी ना स्कूल में कुछ भी करते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। यूनिवर्सिटी जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो भी वहां पे सारी चीजें होती है। ठीक है, तो वो चीज है यहाँ पर। बस इन्होंने भी यहाँ पर यही चीज बोल दी है। ठीक है भाई, बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं भाई इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। इस एमसीसी में होता क्या है, इस एमसीसी में ये होता है कि भाई जितने भी मिनिस्टर्स हैं, चाहे वो सेंट्रल के हैं चाहे वो स्टेट है, वो ऑफिशियल मशीनरी को इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिसमें वो अपनी उनकी गाड़ियां होती हैं, जो ऑफिशियली सब कुछ चीजें मिलती है ना, वो इस्तेमाल वो नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज इन्होंने यहाँ पर करी। पहली तो बोली एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह को आपको रोकना पड़ता है, कम करनी पड़ती है। उसके बाद गवर्नमेंट जो है वो ऐसा नहीं कह सकती कि भाई अब एमसीसी लागू होने के बाद कि भाई आपको इतना दे देंगे, आपको स्मार्टफोन दे देंगे, आपको ये दे देंगे, आपको वो दे देंगे। भाई ऐसे ही नहीं कुछ भी कर सकती। ठीक है, और फिर उसके बाद ये नहीं कह सकते कि हम रोड बनवा देंगे, हम आपको ये सुविधा दे देंगे, हम यहाँ पर ये करवा देंगे, हम मतलब बड़े बड़े जो होते हैं ना वादे करना, वो सब नहीं कर सकती यहाँ पर। ठीक है, तो वो चीज है यहाँ पर, समझे बात को। मिनिस्टर्स किसी पोलिंग स्टेशन पे नहीं आ सकते अपना। ठीक है, हाँ वोटर वोटर बन के जा रहे हैं तो वो बात अलग है, पर जबरदस्ती के कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहली बार एमसीसी को अडॉप्ट करने वाली केरला है। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, एग्जाम के लिए लिख लो आप लोग। 1960 में। और इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड किया था कि केरल जो है उसी को हम लोग एग्जाम्पल लेके हम हर जगह फॉलो करेंगे। 1974 में जब इलेक्शंस हुए थे तब इसी ने पहली बार फॉर्मल एमसीसी को रिलीज किया था। उसके बाद धीरे धीरे करते करते एमसीसी बढ़ता गया, और इस तरीके से ये चीज कई बार लागू हो चुकी है। कई बार क्या, हर बार जब होता है तभी किया जाता है। लास्ट इसको 2014 में रिवाइज करके प्रॉपरली इसकी डायरेक्शंस दी गई थी। और ये भी देखा गया था कि भाई जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें हैं, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का भी अग्री करना बहुत जरूरी है, वरना क्लैशेस आने शुरू हो जाते हैं। क्लैशेस हमारे, आपको पता है, देश के लिए सही नहीं रहता। लेकिन एमसीसी के ऊपर भी बहुत सारे केसेस रहे हैं, जैसे कि गोस्वामी कमेटी आई थी जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है, बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है। ठीक है, दिनेश गोस्वामी नाम है इनका पूरा। क्वेश्चन इसके ऊपर पहले भी आ चुका है कि दिनेश गोस्वामी कमेटी किससे जुड़ी हुई है। तो वो इलेक्टोरल रिफॉर्म, जैसे हम कहते हैं ना कि रेलवे में रिफॉर्म्स होंगे, ऐसे इलेक्शंस में भी रिफॉर्म है। तो इन्होंने भी यहाँ पर बोला था कि एमसीसी को थोड़ा सा ना एनफोर्सेबल बनाओ लॉ के थ्रू। इन्होंने ही सजेशन दिया था 1990 में। जैसे आपने सरकारी कमीशन पढ़ी हुई है, आपने स्वर्ण सिंह पढ़ी है, आपने बहुत सारी कमीशन पढ़ी है पॉलिटी में।
तो ऐसे ही दिनेश गोस्वामी कमेटी है, उन्होंने ये बोला था कि भाई एमसीसी की कमियां हैं, उसको दूर देख करके आप उसको एनफोर्सेबल बनाओ लॉ के थ्रू। ठीक है, तो लीगल एनफोर्समेंट इसको तैयार करो। जो इलेक्शन कमीशन है वो यहाँ पर एमसीसी को थोड़ा सा इस तरीके से करे तो ठीक बात है, मेरे हिसाब से पॉइंट सारे ठीक है। ऐसा होगा ना तो थोड़ा एमसीसी और बेटर तरीके से काम करे। ठीक है, तो एमसीसी में क्या याद रखना है आपको, ये वाले फैक्ट्स याद रखने हैं, ये जो केरला वाले फैक्ट्स था सारा कुछ, और इसमें क्या नहीं कर सकते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो ये वाले चारों फैक्ट्स आपके लिए यूपीएससी में बहुत जरूरी रहेंगे, बिकॉज यूपीएससी ये चारों फैक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछती है। मतलब वो ये सीधा नहीं पूछेगी कहाँ पे पहली बार हुआ था, नहीं पूछेगी यूपीएससी। यूपीएससी ये पूछेगी कि ये जो सारी चीजें हैं, ये मतलब ये क्या होता है इसमें, एमसीसी अगर लागू हो गया तो क्या चीज कर सकते हो क्या चीज नहीं कर सकते, वो ये चीजें पूछने में ज्यादा बिलीव करती है यूपीएससी। आप जानते हो यूपीएससी को, सभी लोगों को पता है यूपीएससी का क्या सिस्टम है। तो इसको आप जो भी तैयारी कर रहा है, अगर आप सीएपीएफ की भी तैयारी कर रहे हो ना, मैं बता दूं सीएपीएफ को, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, हल्के में मत लेना सीएपीएफ को। यहाँ पर भी ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो यहाँ पे पढ़ाए जा रहे हैं आपको। तो सीएपीएफ की तैयारी करने वाले बच्चे भी ऐसे ही पढ़ाई करें। ठीक है, अगला तो भाई ये वाला आर्टिकल तो मेरे हिसाब से किसी बच्चे से छुपा नहीं होगा। एयर क्वालिटी रिपोर्ट यहाँ पे रिलीज की गई है, जिसमें आपको पता है कि इंडिया की एयर क्वालिटी रिपोर्ट बहुत वर्ष हो गई है। हम लोग पूरे वर्ल्ड में थर्ड नंबर पे आते हैं कंट्री वाइज। पहला है बांग्लादेश, फिर है पाकिस्तान, फिर है इंडिया, फिर है तजाकिस्तान, और फिर एक कंट्री है, नाम सुना होगा आप लोगों ने, बुर्किना फासो। ये कंट्री अफ्रीका में पड़ती है। ये बुर्किना फासो वो कंट्री है अभी जहां पर कई बार मिलिट्री कूप जो है वो देखने को मिला है। मिलिट्री कूप का मतलब होता है वहां के प्रेसिडेंशियल रूल को हटा के तख्ता पलट करके मिलिट्री ने अंडरटेक कर दिया भाई, मतलब कि प्रेसिडेंट उनको बंदी बना लिया है और फिर जाकर के खुद रूल कर रहे हैं, तो मिलिट्री रूल वहां पे हो गया है स्टार्ट। तो ये कंट्री वही वाली है। तो अभी ये रिपोर्ट आई है, मैं आपको याद करा रही हूँ, 5 कंट्री टॉप पे याद रखनी है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, तजाकिस्तान, बुर्किना फासो। ये 5 कंट्री है जिसमें सबसे ज्यादा एयर क्वालिटी वर्स हो गई है। अब इसमें सिटीज भी हैं। अब भाई इन्होंने सिटीज में, आपको एक मैं बात बता दूं, सिटीज की मैं अगर बात करूं तो टॉप 10 जितनी भी सिटीज है पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा एयर पोल्यूशन में ग्रस्त हैं, बुरा हाल है जिनका, उसमें से 9 सिटीज इंडिया की हैं। मतलब सोचो सोचो इस बात को कि 9 सिटीज इंडिया, एक ही है सिर्फ पाकिस्तान की लाहौर। ठीक है, बिहार की बेगूसराय टॉप करती है पॉल्यूशन के मामले में। सेकंड नंबर पे आसाम की कैपिटल, सॉरी कैपिटल नहीं है, वहां का मेन इंपॉर्टेंट सिटी है गुवाहाटी, की कैपिटल तो दिसपुर है। तो गुवाहाटी सेकंड नंबर पे, और थर्ड है भारत की राजधानी दिल्ली। ठीक है, तो भाई बहुत बुरा हाल है दिल्ली में, तो यार ऐसा लगता है सांस लेने पे ना कि पूरे गले में कुछ मिट्टी भर गई है, बहुत बुरा हाल हो रखा है। तो एयर क्वालिटी वर्स हो गई है, आप पढ़ सकते हो यहाँ पर। एवरेज जो पीएम है, पर्टिकुलेट मैटर कंसेंट्रेशन, वो बढ़ गया है बहुत ज्यादा। और इंडिया जो है वो काफी ज्यादा, 2022 में तो हम लोग 8th मोस्ट थे, अब 2023 में हम लोग थर्ड मोस्ट आ गए हैं पॉल्यूशन के मामले में। हम लोग ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है भाई पॉल्यूशन के मामले में। पता नहीं क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके पीछे एक सिंगल रीजन तो है ही नहीं ना, मैं ये कहूँ कि भाई इस वजह से हो रहा है, नहीं, एक सिंगल रीजन है ही नहीं। दिल्ली की वर्स्ट मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल हो गई यार दिल्ली। मतलब लगातार से, अभी नहीं, 2018 से दिल्ली लगातार बनती आ रही है भाई पॉल्यूशन के मामले में बहुत ज्यादा। तो मतलब बहुत बुरा हाल चल रहा है। ठीक है, अब पॉल्यूशन के लेवल में बिहार का बेगूसराय टॉप पे आ गया है। ठीक है, आप देख सकते हो 118.9 है। पहले तो ये कभी भी फिगर्स में भी नहीं आई थी, पर अब ये देखो जरा टॉप में आ गई है। दिल्ली का आप जानते ही हो, बता दे तो, इंडिया की पॉपुलेशन जो इतनी ज्यादा है ना, डब्ल्यूएचओ ने यही बोला है कि इनकी और ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, 96% ऑफ जो पॉपुलेशन, उनको बहुत ज्यादा समस्या फेस करनी पड़ रही है। डेटा कलेक्शन वगैरह जो किया है स्विस एजेंसी ने किया है, उन्होंने बोला है भाई कि आपके यहाँ पर लो कॉस्ट क्वालिटी सेंसर्स लगे हुए हैं और एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस बहुत कम है, जो कि लगाने की ज्यादा जरूरत है। तो वो जो इंस्टीट्यूट्स हैं, कंपनीज हैं, यूनिवर्सिटीज है, वो उसको चलाएं और उसको ठीक करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ा हजार्ड है, मतलब सोचो यार कितने लोगों की डेथ होती है। ठीक है, 9 लोगों में से एक लोगों की डेथ इसकी इसकी वजह से हो रही है। तो ये देखो क्या रीजन है इन सब चीजों का। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इससे डायबिटीज वाले लोगों को, रेस्पिरेशन लेने में बहुत दिक्कत हो जाती है। सरकार ने अब तक कुछ काम किया, तो इन्होंने यहाँ पर पार्लियामेंट ने 1981 में एक्ट पास किया था एयर पोल्यूशन के लिए, जिसके लिए उन्होंने सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया था अलग से। ऐसा उन्होंने एक नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम भी स्टार्ट किया था, ये एग्जाम में आ सकता है, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री 2019 में। ठीक है, उन्होंने यहाँ पर
टारगेट्स के ऊपर करा था कि हम इस तरीके से टारगेट्स रख के ऐसे करेंगे। ठीक है, हम लोग हर जो है हर 5 सालों में 20% को यहाँ पर कम करते जाएंगे। उन्होंने फिर उसके बाद सीएनजी और एलपीजी का प्रमोशन किया, क्योंकि ये क्लीनर ऑल्टरनेटिव्स है हमारे यूज करना। ये हुआ भी था बहुत ज्यादा, दिल्ली में तो ये भी स्टार्ट हुआ था ऑड इवन वाली स्कीम। मतलब एक दिन ऑड गाड़ियां चलेंगी जिनका नंबर ऑड से एंड होता है, एक दिन इवन वाली। फेलियर हो गया तो ज्यादा सक्सेसफुल हुआ नहीं था ये। तो फ्यूल वगैरह में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज करेंगे, इसी के लिए फेम इंडिया स्कीम स्टार्ट की गई थी, ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, दिल्ली में किया भी गया है। बहुत सारी जगह पर इलेक्ट्रिक ऑटो, इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक वगैरह स्टार्ट भी की गई थी। ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल ज्यादा करो, दिल्ली में करा भी जाता है। मैं स्पेशली दिल्ली की इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि वो एक तो कैपिटल है इंडिया की, ऊपर से छोटी सी जगह में इतने ज्यादा लोग रह रहे हैं भाई, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है वहां पर। तो वो चीज यहाँ बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है, बसेस ट्रेन का इस्तेमाल ज्यादा करो, और अपनी खुद की पर्सनल व्हीकल्स को कम इस्तेमाल करो, क्योंकि उसमें एमिशंस फिर ज्यादा होते हैं। ठीक है भाई, तो ये था हमारा आर्टिकल्स, आपको जो पता होना चाहिए। लास्ट देख लेते हैं भाई ईवीज के ऊपर। अभी वो पढ़ ही रहे थे हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, अब वो यहाँ पर आ गया। ईवी को स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन को स्टार्ट करवाया, इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर पकड़नी शुरू करी, ताकि हम मेक इन इंडिया को प्रमोट कर सकें। हमें ये बोला गया कि भाई मिनिमम यहाँ पर सरकार जो है यहाँ पर पॉलिसी के तहत बोल रही है कि इन्वेस्टमेंट अगर आपको करनी है तो करीब इतनी इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। और इसमें अपर लिमिट कुछ नहीं है, मिनिमम लिमिट तय कर दी है कि इतनी इन्वेस्टमेंट करो, अपर लिमिट आपकी मर्जी है। मैन्युफैक्चरिंग की टाइमलाइन कर दी है कि भाई कंपनी जो भी इसको बनाना चाहती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, वो कंपनी यहाँ पर 3 सालों में अपना कंप्लीट कर सकती है, कमर्शियल प्रोडक्शन कर सकती है, मार्केट को बढ़ावा देना, 50% डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन के ऊपर ध्यान दे सकती है। ठीक है, तो 3 सालों तक प्रॉपरली चीजों को यहाँ पर ध्यान में देते हुए बढ़ा सकती है। कस्टम ड्यूटी भी इसके ऊपर यहाँ पर सरकार ने 15% की एप्लीकेबल करी है। और ड्यूटी फॉरगॉन, मतलब कि कस्टम ड्यूटी ही कहते हैं एक तरीके से उसको भी। ठीक है, इस पे भी ड्यूटी कैप लगा दी है, इंपोर्ट के ऊपर कितना कितना रहेगा उसके ऊपर सरकार जो है वो पीएलआई भी दे रही है, पब्लिक ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव देगी, जिसमें आपको अलग से जो है आपको प्रोडक्शन करने के इंसेंटिव्स भी दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से काफी सारी चीजें यहाँ पे करी है सरकार ने ईवीज को प्रमोट करने के लिए, बैंक के साथ में गारंटी भी दी है। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए ये सारी चीजें, ताकि हम लोग क्लाइमेट को कंट्रोल कर सके, और पॉल्यूशन, अर्बनाइजेशन जो अभी बता रही थी ना थोड़ी देर पहले दिल्ली के बारे में, सारी बातें वो यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए भी स्टार्ट किया गया है। एनर्जी सिक्योरिटी हो गया, इनोवेशन हो गया, ये सब चीजें हम लोगों को प्रमोट करनी है। तो वो सब चीजें हैं। वही है, फायदा क्या होता है, चैलेंजेस भी बहुत सारे। फायदा वही है कि CO2 कार्बन एमिशंस कम होंगे। और चैलेंज ये है कि भाई व्हीकल की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, बैटरी के ऊपर होता है, हर जगह चार्जिंग स्टेशन लगाने पड़ेंगे हमें, लोगों को ड्राइव करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो चीज है। तो गवर्नमेंट का यही है, मैंने बताया था फेम स्कीम स्टार्ट की गई है, ये सब तो मैं आपको बहुत बार पहले भी बता चुकी हूँ। फेम स्कीम हो गई, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लान हो गया, ये सब स्टार्ट किए। फेम स्कीम का फुल फॉर्म ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर चलता है। ठीक है, चलिए आज का ये क्वेश्चन बहुत बार ज्यादा मजेदार है। अभी क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने क्या किया है, तमिलनाडु की और कर्नाटका की गवर्नमेंट ने ये करा है कि अब कर्नाटका में जो कॉटन की कैंडी होती है, कॉटन कैंडी और गोभी के मंचूरियन, इसमें जो डाइज इस्तेमाल होती हैं उसको बैन कर दिया है। ठीक है, क्योंकि इन डाइज में कार्किनोजेन कंपाउंड्स होते हैं। कार्किनोजेन का मतलब जैसे कैंसर हो सकता है। ठीक है, तो उसमें एक कैंसर कंपाउंड होता है रोडोमाइन बी, वो रोडोमाइन बी की वजह से लोगों में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो यहाँ पर ये इस्तेमाल पे रोक दिया, इसे कहते हैं डाइस के ऊपर रोक देना। तो ये है यहाँ पर कर्नाटका की सरकार ने अभी स्टार्ट किया, तमिलनाडु कर चुकी है, पुडुचेरी कर चुकी है, मतलब साउथ इंडियन करी, छत्तीसगढ़ ने नहीं किया। ठीक है, यहाँ पर गोभी मंचूरियन कॉटन कैंडी में यूज होने वाली जो डाई है, मैंने आपको बताया ना, उसमें है, अगर आप यूज करते हो तो उसको आपको 7 साल की जेल और 10 लाख रुपए आपके ऊपर फाइन लगाया जाएगा। तो ये है, अभी रिसेंट न्यूज है ये वाली जो किया गया है, तो आपको ये पता होना चाहिए। कर्नाटका, तमिलनाडु, पुडुचेरी ने इस पे बैन कर दिया, कल को नई कंट्री भी, इसमें नई स्टेट भी ऐड हो सकती है। तो जो भी ऐड होगी आई विल टेल यू। ठीक है भाई, अब आता है ब्लू लीडर्स अलायंस। कल बताया था ना मैंने इसके बारे में, कल वाले लेक्चर में मेंस का क्वेश्चन इसी पे दिया था मैंने। ब्लू लीडर अलायंस, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। ब्लू से आप याद कर लीजिए, ये ओशन से जुड़ा हुआ अलायंस है, और ये वो अलायंस है जिसके अंदर प्रॉपरली किसके ऊपर बात हो रही है, ये कह रहा है कि हम लोगों को मरीन इकोसिस्टम को बचाना है। ठीक है, ये 24 कंट्री का एक पूरा कोलिशन है, 24 कंट्रीज इसमें मिली हुई हैं, ताकि हम लोग ओशन को क्लाइमेट क्राइसिस से बचा सके। इनकी अभी मीटिंग हुई है, तभी मैंने क्वेश्चन पूछा है, इनकी मीटिंग बेल्जियम में हुई। ठीक है, क्लियर हुआ। तो क्लाइमेट क्राइसिस, पॉल्यूशन जो हो जाते हैं उन सब के लिए मेन इसके अंदर वही, एक तो बेल्जियम
जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स। इंडिया नहीं है इसका मेंबर। इनका टारगेट है कि 30% ग्लोबल ओशन को हमें 2030 तक बचाना ही बचाना है। ठीक है, तो ये 30/30 वाला टारगेट आप याद कर लो इसमें। ये है इनका। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो ठीक थे, 24 कंट्री का ग्रुप है, लेकिन इसमें लिखा था इंडिया मेंबर है। नहीं, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। हाँ, हम इस ट्रीटी को अग्री करते हैं, मानते हैं, पर हम मेंबर नहीं बने अभी तक इसके। और आप ये थर्ड वाली स्टेटमेंट देख सकते हो, वो तो ठीक ही लिखा हुआ है। ठीक है, आप रीड कर सकते हो पूरा। आज का क्वेश्चन IRDAI के ऊपर है। IRDAI यहाँ पर किस तरीके से इंश्योरेंस के सेक्टर में इंडिया में काम करती है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको पूरी बतानी है कि इसमें इनका क्या ऑब्जेक्टिव और ये कैसे काम करते हैं। तो इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये बातें। आप पहले यहाँ तक अच्छे से पढ़ लो, इसके बारे में भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो आप यहाँ तक अच्छे से सारी चीजें रीड करो। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यहाँ पर ये सब आपने कंप्लीट करना जितना आपको बताया गया है, ये सारी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल एंड डिटेल्स हैं। तो बहुत जरूरी है ये सारी चीजें आपको पढ़ के सारी। ठीक है भाई, तो यहाँ तक कंप्लीट कीजिए। बाकी मिलते हैं सभी लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। कैसा लगा लेक्चर वीडियो में जरूर बताइएगा।